हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघ सरकार, जो कि हमारा चर्चा में चल रहा था। और आज हम बात करेंगे संघ सरकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। जानेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे हुआ, कब हुआ। साथ ही हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन होता है, कितने न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की संख्या क्या है। साथ ही हम यहाँ पे जानेंगे न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं, शपथ कौन दिलाएगा। साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या हैं, और साथ में हम जानेंगे कि अब तक कुल कितने न्यायाधीश रह चुके हैं। तो आज की इस चर्चा में हम ये सारी की सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है, सबसे पहले जान लेना होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 5 में, भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में किया गया है। आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख करता है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख करता है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा करने से पूर्व मैं आपको बता दूं, भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ पे, भारतीय न्याय व्यवस्था में बात करें दोस्तों, तो भारतीय न्याय व्यवस्था जो है, भारतीय न्याय व्यवस्था, और न्याय व्यवस्था की अगर बात की जाए दोस्तों, भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, इस न्याय व्यवस्था की जो संरचना है, या फिर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी संरचना है, न्यायपालिका की जो संरचना है, न्याय व्यवस्था का कार्य देखती है हमारी न्यायपालिका। और न्यायपालिका की जो संरचना है, ये संरचना, सबसे पहली चीज जान लेनी होगी, न्यायपालिका की जो संरचना है दोस्तों, ये संरचना पिरामिड नुमा है। संरचना है पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा, या फिर हम इसे शंक्वाकार आकृति भी कह सकते हैं। पिरामिड नुमा कह सकते हैं, या फिर हम शंक्वाकार आकृति से कह सकते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना है वो शंक्वाकार आकृति में आती है। शंक्वाकार से हमारा तात्पर्य है, कुल मिला के इस तरीके की हमारी न्यायपालिका की संरचना होती है। न्यायपालिका की जो संरचना है, जिसके शीर्ष के ऊपर, सबसे ऊपर जो बैठा होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ अगर बात की जाए तो यहाँ पे होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य स्तर के ऊपर उच्च न्यायालय, देश के अंतर्गत होता है एक न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट के नीचे भारतीय न्याय व्यवस्था में जो आता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, या फिर सेशन कोर्ट, सत्र जो न्यायालय होता है। सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय के अधीनस्थ यहाँ पे मुंसिफ कोर्ट होता है, मुंसिफ कोर्ट, या जिसे हम कह सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय के निम्न पायदान के ऊपर यहाँ पे होता है ग्राम न्यायालय। ओके दोस्तों, तो सबसे ऊपर आ गया सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और ग्राम न्यायालय। ये हमारी न्यायपालिका की क्या होती है, संरचना होती है। बात की जा रही है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ पे। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो देश का कैसा न्यायालय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। अंतिम अपीलीय न्यायालय, जिसे कानूनों का रक्षक कह सकते हैं, संविधान का संरक्षक बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात जो हमें जान लेनी होगी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट सन 1773 के अंदर संवैधानिक विकास प्रक्रिया में, सन 1773 में लाया गया था एक रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि विकास प्रक्रिया का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप था। और इस फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन, साल 1774 के अंतर्गत कलकत्ता में हमने एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया था। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो आया था वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1774 में। लेकिन 1774 में स्थापित जो सर्वोच्च न्यायालय था वो देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, जबकि वर्तमान का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, देश का कैसा न्यायालय है दोस्तों, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। वहाँ पे जो ये न्यायालय है, ये अंतिम अपीलीय न्यायालय ना होकर के इससे ऊपर अपील होती थी लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में। अतः ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, जो कि स्थापित किया गया था कलकत्ता में। ओके, क्योंकि इस सर्वोच्च न्यायालय को हम अपेक्स कोर्ट के नाम से जानते थे, जो कि 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था।
लेकिन अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं, 1935 के अंतर्गत जो शासन अधिनियम आ रहा है, भारत शासन अधिनियम के तहत साल 1937 में 1 अक्टूबर 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और यही संघीय न्यायालय आगे चल करके 28 जनवरी 1950 को देश का सुप्रीम कोर्ट बना। तो सबसे पहली लाइन हमारे सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दोस्तों 28 जनवरी 1950 को हो रही है, जो कि देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, कानूनों का रक्षक है, संविधान का संरक्षक है। ओके, बात की जाए यहां पे 1937 से लेकर के 1950 तक जो संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था, ये संघीय न्यायालय संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, एक कक्ष है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यहां पर संचालित किया गया था सुप्रीम कोर्ट को। और बाद में सुप्रीम कोर्ट की अलग से जो भवन बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय का अलग से भवन बनाया गया और इसकी नींव रखी गई थी 29 अक्टूबर 1954 को। 1954 में इसकी नींव रखी जा रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की अलग से भवन बनाया गया, अलग से बिल्डिंग बनाई जा रही है। और इस जो नया सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया, इसके जो वास्तुकार बने, वो वास्तुकार थे गणेश भिकाजी दियोलेकर, गणेश भिकाजी दियोलेकर साहब। देन 20 फरवरी 1978 को भारत माता की इसके अंतर्गत मूर्ति लगाई गई है और मूर्ति लगाने वाले व्यक्ति का नाम था चिंत्या मणिकर। ठीक है, तो चिंत्या मणिकर द्वारा निर्मित ये मूर्ति स्थापित की गई थी 1978 में। सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट सील की अगर बात की जाए तो कोर्ट सील है अशोक स्तंभ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है वो है यतो धर्म स्ततो जय, यतो धर्म स्ततो जय, जहां धर्म है वहां विजय सुनिश्चित है, ये इसका मोटो है, ध्येय वाक्य है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो मेन बेंच है वो नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट क्षेत्राधिकार की अगर बात की जाए तो संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन इसकी जो मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली में बनाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नई दिल्ली में बैठ के ही सुनवाई करे, इसके अलावा भी ये भारत राज्य क्षेत्र की किसी भी कोने में बैठ करके जन सुनवाई कर सकता है। ओके, और ऐसा इसने किया भी है। 2 बार जन सुनवाई बाहर हो चुकी है, एक बार श्रीनगर में हुई थी और एक बार हो चुकी है हैदराबाद में। तो श्रीनगर और हैदराबाद, श्रीनगर में 1950 में, जबकि हैदराबाद में 1954 में ये सुनवाई की जा चुकी है। क्लियर है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें आगे, आर्टिकल 124 के बारे में जाने। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमें बस एक आर्टिकल को पकड़ के रखना है, आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 124 के अंतर्गत ही लगभग हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा। आर्टिकल 124, बस एक आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ ही नहीं है। बाकी जो भी टॉपिक्स आए उनमें अन्य भिन्न भिन्न आर्टिकल्स पे हम गए थे, लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल जो बड़े काम का रहने वाला है, आर्टिकल 124। और आर्टिकल 124 में इसके गठन के बारे में बताया जा रहा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इन न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा दोस्तों? न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण यहाँ पे संसद विधि बना करके करती है। जहाँ बता दिया जाए आपको कि जब फेडरल कोर्ट स्थापित हुआ था तब एक मुख्य और 7 अन्य थे। बाद में यही फेडरल कोर्ट आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट बना, तो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रारंभ में एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश ही थे। तो टोटल प्रारंभ में जो न्यायाधीश रहे वो कितने थे? एक मुख्य, 7 अन्य, टोटल 8 न्यायाधीश थे। बाद में 1977 में इनकी संख्या बढ़ जाती है अन्य न्यायाधीशों की, और यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है 17। ऐसे मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 18 न्यायाधीश हो गए। 1986 के अंदर ये संख्या में वृद्धि होकर के एक मुख्य, 25 अन्य, टोटल 26 न्यायाधीश हो गए। 2008 में इस संख्या में और वृद्धि होती है, एक मुख्य 29, यानी कि टोटल 30 न्यायाधीश हो जाते हैं 2008 में। और 2018 में ये संख्या बढ़ करके एक मुख्य और 33 अन्य, टोटल 34 न्यायाधीशों के साथ में वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट संचालित है। बात की जाए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 में ही इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, इसको जो अपॉइंट करता है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसके आधार पे करेगा? वरिष्ठता के आधार पे करेगा। याद रखिएगा, किसके आधार पे? वरिष्ठता के आधार पे। वहीं
अन्य जो न्यायाधीश होंगे, इन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहां पर वरिष्ठता नहीं होगी। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। बात को सुन लीजिए, जैसा कि मैंने बोला कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब कितने न्यायाधीश होंगे, संख्या का निर्धारण संसद कर रही है, विधि बना करके कर रही है। अब यहां पर हमने जाना कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इन दोनों की जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके आधार पे करेगा? वरिष्ठता के आधार पे करता है, सीनियरिटी बेस पे करेगा, वरिष्ठता के आधार पे करेगा। जो भी सबसे वरिष्ठ होगा वो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, कौन? राष्ट्रपति करता है। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति ही कर रहा है। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देगा कि किन किन की नियुक्ति करनी है, ऐसे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा। क्लियर है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पे होगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस वरिष्ठता क्रम का अब तक 2 बार उल्लंघन भी हो चुका है। वरिष्ठता क्रम का 2 बार उल्लंघन भी हो चुका है। एक बार हुआ 1973 में, 1973 में, और एक बार हुआ 1977 में, 1977 में। तो वरिष्ठता क्रम का अब तक 2 बार उल्लंघन किया जा चुका है। 1973 में सैलेट, हेगड़े और ग्रोवर 3 ऐसे न्यायाधीश थे जो मुख्य न्यायाधीश क्रम में, वरिष्ठता क्रम में आगे थे, लेकिन इन तीनों को छोड़ करके A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना देना। वहीं 1977 के अंदर H.R. खन्ना की जगह H.M. बेग साहब को यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बना देना। तो ये 2 बार ऐसा हो चुका है जब वरिष्ठता क्रम का क्या किया जा चुका है? उल्लंघन भी किया जा चुका है। ओके, साथ ही हम यहाँ पे जानते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी कुछ यहाँ पर प्रकरण जो कि समय समय पर आए हैं। ऐसे टोटल 4 प्रकरणों को हमें ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहला आता है S.P. गुप्ता बनाम भारत सरकारवाद, 1982 का मामला है, जिसे फर्स्ट जजेज केस के नाम से जाना जाता है। प्रथम न्यायाधीश मामला 1982। और इस मामले के अंतर्गत होता क्या है कि भारत की जो विधि मंत्री हैं, इस विधि मंत्री ने राज्यों के जो भी मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्री को यहाँ पर परिपत्र भेजा, जिसके द्वारा न्यायाधीशों के स्थानांतरण, न्यायाधीशों की किसकी बात कर रहा है? स्थानांतरण की बात की जा रही है। और साथ में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सहमति देने को कहा गया कि भाई इस विषय के ऊपर सहमति दी जाए कि इनकी जो स्थानांतरण है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण और उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाए। और इस मामले में कहा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना किए गए स्थानांतरण क्या होंगे? संवैधानिक ना हो। और इस मामले के ऊपर 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 4-3 की बहुमत से स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं होगा। ठीक है, तो 1982 जो फर्स्ट जजेज केस है, इसमें साफ शब्दों में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आ रहा है कि राष्ट्रपति ये सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन देन उसके बाद में सेकंड जजेज केस आता है, द्वितीय न्यायाधीश मामला आता है 1993 में। और द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में, जिसे उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय अधिवक्ता संघ बनाम भारत सरकार मामला भी बोला जाता है। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रथम न्यायाधीश मामले में दिए गए निर्णय को बदल दिया गया। दोस्तों, दिए गए निर्णय को क्या कर दिया गया? बदल दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो डिसीजन है 7-2 की बहुमत से दिया गया, जिसमें बोला जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए क्या होगा दोस्तों? बाध्यकारी होगा। 1982 में कहा जा रहा है कि सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, लेकिन 1993 के मामले पे बोला जा रहा है कि सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्यकारी होगा। और ऐसी सलाह जो दी जाएगी, ये ऐसी सलाह मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? अपने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर देगा। मतलब सेकंड जजेज केस में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश, टोटल 3 न्यायाधीश यहाँ पर होंगे। और इन 3 न्यायाधीशों की सलाह यहाँ पर राष्ट्रपति को दी जाएगी और इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक व्यवस्था जो भारत में लाई गई, कोलेजियम के जो प्रारंभिक दर्शन हैं, ये कोलेजियम के प्रारंभिक दर्शन सेकंड जजेज केस में देखने को मिलते हैं।
ठीक है दोस्तों। वहीं फिर थर्ड जजेज केस आता है 1998, तृतीय न्यायाधीश मामला 1998, और ये तृतीय न्यायाधीश मामला मूल रूप से कॉलेजियम से संबंधित है। यहाँ पर भारत में कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया, क्योंकि इस मामले के अंदर जो बोला गया, निर्धारित किया गया कि परामर्श प्रक्रिया जो होगी इसमें मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत यहाँ पर सलाह दी जाए। जहाँ सेकंड जजेज केस में बोला गया कि एक मुख्य न्यायाधीश, दो अन्य न्यायाधीशों की सलाह होनी चाहिए, वहीं थर्ड जजेज केस में कहा जा रहा है कि कम से कम मुख्य न्यायाधीश अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करेगा, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य, तो टोटल कितने हो गए? 5 न्यायाधीश यहाँ पे होंगे, और इन 5 न्यायाधीशों के पैनल को बोला जाएगा दोस्तों कॉलेजियम। यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, वरिष्ठता के आधार पर करेगा, लेकिन परामर्श किससे लेगा? तो परामर्श लेगा कम से कम एक मुख्य और 4 अन्य, यानी कि कॉलेजियम की सलाह लेगा। तो कॉलेजियम की सलाह से वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये चीज हमें अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। वहीं फोर्थ जजेज केस से मामला आया था 2015 में, और चतुर्थ न्यायाधीश मामला जो 2015 है, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम यानी कि 99वें संविधान संशोधन 2014 जो लाया गया था, उसे यहाँ पर फोर्थ जजेज केस के अंदर असंवैधानिक घोषित किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, NJC के नाम से भी जाना जाता है इसको, जहाँ पर बोला गया था कि जो सलाह होगी उस सलाह के अंदर मुख्य न्यायाधीश क्या करे? कार्यपालिका से भी सलाह करे। लेकिन यहाँ पर कार्यपालिका से सलाह करना मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? संविधान के मूल ढांचे को क्या कर रहा है? ये चोट पहुंचाने के समान है। अतः यहाँ पर न्यायिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, इसलिए NJC को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। तो NJC को यहाँ पे समाप्त किया गया था। तो टोटल 4 मामले हैं, फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस, थर्ड और फोर्थ। कॉलेजियम जो प्रणाली आ रही है वो थर्ड जजेज केस में आ रही है। इसके प्रारंभिक दर्शन सेकंड जजेज केस 1993 में देखने को मिले थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत बात करें जो मुख्य न्यायाधीश है, इस मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ है, यहाँ पर बात की जा रही है ओथ के बारे में कि इसकी जो शपथ है, ये शपथ कौन दिलाएगा? तो जो शपथ है ये शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि अन्य जो न्यायाधीश हैं, इन अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिला देगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। कौन सी शपथ दिलाएगा? विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ होगी। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की होगी। योग्यता, ज्ञान, विवेक से पद के कर्तव्यों का क्या किया जाए? भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन, संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये शपथ दिलाई जाती है। बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज, योग्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होती है, योग्यताओं में फर्स्ट काम भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका होना जरूरी है। वहीं 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में क्या रह चुका हो? अधिवक्ता। कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत क्या होना जरूरी है? विधि वेता हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है? न्यायाधीश पद के लिए यहाँ पर चुनता है, उसे नियुक्त करता है। क्लियर है? टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात की जाए, कार्यकाल की बात करें, पदावधि के बारे में बात करें तो पदावधि होती है 65 वर्ष की आयु तक। याद रखिएगा दोस्तों, न्यायाधीश बनने के लिए मैक्स जो आयु है 65 वर्ष की होती है। इसके बीच में कोई भी 5 साल 6 वर्ष का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। लेकिन साबित कदाचार या फिर असमर्थता की स्थिति है तो ऐसे में समय से पूर्व भी इसे पद से हटाया जा सकता है। याद रखना, आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग से हटाया नहीं गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया के बारे में मैं बता दूं आपको, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, जिसके बारे में पूर्ववर्ती क्लासेज में भी आपसे बात कर चुका हूं। महाभियोग जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे लाई जाती है दोस्तों? संसद में लाई जाती है। और संसद के होते हैं 2 सदन,
सदन एक होता है लोकसभा और एक सदन होता है राज्यसभा। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के किसी सदन में लाई जाएगी। एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन जांच करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 100 न्यायाधीशों का 100 यहाँ पर सदस्यों का संकल्प होगा। वहीं राज्यसभा में लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों द्वारा संकल्प लेना होता है। उसके बाद में संकल्प लेने के बाद में जैसे संकल्प लिया जाएगा उसके बाद में एक 3 सदस्यीय न्यायाधीशों की कमेटी गठित होगी और ये 3 न्यायाधीशों की जो कमेटी है ये साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति की जांच करेगी। जांच करने के बाद में ही संसद के किसी सदन में ये प्रोसेस प्रारंभ होती है महाभियोग की। बताया जा चुका है महाभियोग प्रोसेस में 1/4 सदस्य संकल्प लाते हैं, 2/3 सदस्य उसे पारित करते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर न्यायाधीश पद से हटा हुआ माना जाता है। तो ये प्रोसेस होती है महाभियोग की, तो महाभियोग से हटाया जाता है। और ऐसा अगर मैं बात करूं तो ऐसा 1993 के अंदर न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध सबसे पहले भारत में किसी न्यायाधीश की बात आए तो सबसे पहले 1993 में न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था। वहीं 2018 की बात की जाए तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश पूछे तो वी रामास्वामी और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा के विरुद्ध महाभियोग लाया जा चुका है। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में 2 बार ऐसा हो चुका है। 1993 के अंदर वी रामास्वामी साहब, 2018 में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी के विरुद्ध ये प्रोसेस अपनाई गई थी। हालांकि हाईकोर्ट के अंदर ये 4 बार आ चुकी है। 2009 में यहाँ पर पीडी दिनाकरण जी की बात थी, ठीक है ना, सिक्किम हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे पीडी दिनाकरण जी, उनके विरुद्ध लाया गया था। 2012 के अंदर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन जी के विरुद्ध लाया गया था। 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, है ना, गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध यहाँ पर लाया जा चुका है। और वहीं बात करें 2017 के अंदर हैदराबाद जो हाईकोर्ट है वहाँ भी ये लाया जा चुका है, नागार्जुन रेड्डी साहब जी के विरुद्ध यहाँ पर महाभियोग। तो हाईकोर्ट के 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और एक न्यायाधीश है। न्यायाधीश हैं वी रामास्वामी 1993 में, 2018 में मुख्य न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा, जिनके विरुद्ध ये महाभियोग लाया गया है। मतलब सीधा अगर बात करें यहाँ पे तो केवल लाया गया है, हटाया किसी को भी नहीं गया है। कोई व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में किसी प्राधिकारी के समक्ष वह कार्य नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। एक और मामला ऐसा बना था 9 मई 2017 के अंदर, जब JS खेर साहब देश के क्या थे, न्यायाधीश रहे थे, मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने यहाँ पर डिसीजन दिया था कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश CS कर्णन को न्यायालय अवमानना के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश थे JS खेर साहब, उन्होंने 6 महीने की यहाँ पर क्या दी थी, उनको सजा भी सुनाई है। ऐसा मामला भी यहाँ पे बन चुका है। गणपूर्ति की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति हेतु 3 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है, जबकि कोई संवैधानिक महत्व का अगर कोई मामला है तो उसके ऊपर 5 न्यायाधीशों की पीठ, कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठ करके कोई डिसीजन देती है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है गणपूर्ति के बारे में। वहीं न्यायाधीशों के वेतन की अगर मैं बात करूं, उनको जो सैलरी पैकेज दिया जाता है, आर्टिकल 125 में इस बात का उल्लेख किया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये, जबकि अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये जो वेतन है ये वेतन दिया जाता है। 2,80,000, 2,50,000, ठीक है। अनुसूची 2 में वर्णित वेतन भत्ते और पेंशन का जो उल्लेख है उसके आधार पर यह वेतन दिया जाता है। न्यायाधीशों के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती है, केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। बात करूं मैं दोस्तों आर्टिकल 126 के बारे में, तो आर्टिकल 126 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश यदि अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति है ये वरिष्ठ न्यायाधीश को, जो भी सीनियरिटी बेस में आगे होगा, ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या करता है, कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, ठीक है। वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कौन करेगा, यानी कि सीधा सीधा प्रश्न बने कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। वहीं आर्टिकल 127 में कुछ और बातें की जा रही हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार बढ़ जाए तो उच्च न्यायालय से कौन, मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, तदर्थ न्यायाधीशों की क्या कर देता है, नियुक्ति। मतलब सीधा सीधा ध्यान में रखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तदर्थ जो न्यायाधीश हैं, अस्थायी जो न्यायाधीश हैं, ऐसे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है,
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है, जबकि कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। इसके अलावा कार्यभार बढ़ रहा है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है। बस अंतर क्या होता है? तदर्थ न्यायाधीश यहाँ पर कार्य करने के लिए बाध्यकारी होते हैं, जबकि सेवानिवृत्त ऐसा करने के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में, क्षेत्राधिकारों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्षेत्राधिकार आता है सुप्रीम कोर्ट का वो है प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में बताया जा रहा है कि केंद्र तथा राज्य, राज्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी के बीच में आपस में के मध्य आपसी कोई भी विवाद है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। केंद्र और राज्य के बीच का हो, राज्य या राज्य के बीच का हो, राज्य तथा यूटीज के बीच का मामला है तो ऐसे में उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन अंतर्राज्यीय जल विवाद का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। बात करें दोस्तों भारत संघ बनाम राजस्थानवाद। भारत संघ बनाम राजस्थानवाद 1984 में स्पष्ट किया गया कि राज्य का केंद्र के विरुद्ध होने वाले नुकसान का दावा केंद्र राज्य विवाद नहीं होता। ठीक है। वहीं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नेक्स्ट आता है आर्टिकल 71, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार की क्या होती है? धांधली होती है, तो इस धांधली की जांच भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है। वहीं आर्टिकल 32 में बोला गया कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा? रिट जारी करता है, प्रलेख जारी करता है। आर्टिकल 32 में टोटल 5 प्रकार के प्रलेख सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाए जाते हैं। बात कर चुका हूँ मैं पहले भी आपसे, जिनमें 5 प्रलेखों में सबसे पहला आता है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस होता है, प्रोहिबिशन होता है, सार्टरी होता है और को वारंटो। टोटल 5 प्रकार की रिट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई कंप्लीट जो कार्रवाई होती है ये अंग्रेजी भाषा में होती है। ठीक है ना, तो अंग्रेजी भाषा में ये कार्रवाई चलती है सुप्रीम कोर्ट की। सेकंड आता है जो क्षेत्राधिकार, उसे बोलते हैं हम अपीलीय क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है और बोला जा रहा है कि केंद्र सर्वोच्च न्यायालय जो है देश का क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का कैसा न्यायालय है? अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है, जिसमें 3 प्रकार के मामले सुनवाई में आते हैं। सबसे पहले आते हैं सिविल या दीवानी मामले। सिविल या दीवानी मामले आर्टिकल 133 में इनका उल्लेख है। नंबर 2 आते हैं फौजदारी मामले, आर्टिकल 134 में उल्लेख है। दीवानी मामले कौन से होते हैं? चलाचल संपत्ति से संबंधित मामले। फौजदारी में आते हैं जो भी दंड संबंधी मामले होते हैं। वहीं नंबर 3 आते हैं संवैधानिक मामले, आर्टिकल 135 में इनका जिक्र है कि यदि राज्य का न्यायालय प्रमाणित कर दे कि संबंधित मामले में विधि का कोई सार्ववान प्रश्न निहित है तो ऐसे मामले संवैधानिक मामले कहलाते हैं और इनका उल्लेख आर्टिकल 135 में किया गया और ये तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें नेक्स्ट नंबर 3 आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को क्या कर सकता है दोस्तों? विधि संबंधी, विधिक संबंधी, कानूनी संबंधी परामर्श देता है। लेकिन इस क्षेत्राधिकार के तहत केवल विधि से संबंधित यदि कोई सार्ववान तत्व निहित है तो ही सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है या लगता है कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न या उत्पन्न होने की संभावना है या फिर प्रकृति से सार्वजनिक महत्व का है तो राय देने से मना भी कर सकता है। केवल ऐसा विषय जो विधि से संबंधित है तो ही परामर्श देगा। सार्वजनिक महत्व के मामले के ऊपर परामर्श देना अनिवार्य नहीं होता, मना भी कर सकता है दोस्तों। लेकिन यदि विषय किसी प्रकार के वर्णित विवाद, संधि, करार, वचनबद्ध या अन्य लिखित जो संविधान से पहले की है और प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति यदि राय मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। यानी कि संवैधानिक जो मामला है, जब संविधान लागू हुआ उससे पूर्व का कोई विषय है तो ऐसे मामलों के ऊपर कोई विवाद या फिर कोई ट्रेटीज है, ठीक है ना, तो ऐसे में सब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सलाह देगा। भारत में अब तक टोटल 15 प्रकरण ऐसे हो चुके हैं जिनमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांग चुका है।
और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है, जिसमें आपके सामने लिखित जो प्रावधान है, जिसमें सबसे पहले मांगा गया था दिल्ली विधि जो अधिनियम है 1951 में आया था, सबसे पहले यहाँ पर मांगा गया था परामर्श। देन केरल शिक्षा विधेयक आया, बेरोजगारी संघ के ऊपर यहाँ पर परामर्श मांगा जा चुका है। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम पर विधायिका से संबंधित केशव सिंह जो मामला आया, राष्ट्रपति चुनाव 1974 में पूछा जा चुका है। विशेष न्यायालय विधेयक है, जम्मू कश्मीर पुनर्स्थापना अधिनियम है, कावेरी जल विवाद, राम जन्मभूमि मामला, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली मंत्रणा प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस एवं तरल प्राकृतिक गैस से संबंधित केंद्र और राज्य के बीच विधायी मामलों में परामर्श मांगा जा चुका है। गुजरात चुनाव में पंजाब समझौता अधिनियम और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले 2012। तो टोटल अब तक 15 बार ये क्या मांगा जा चुका है, परामर्श मांगा जा चुका है। नंबर 4 पे बात करें न्यायिक समीक्षा के बारे में या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 137 में यहाँ पे बताया गया कि इस क्षेत्राधिकार के तहत केंद्र और राज्यों के द्वारा विधायी व कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। यदि इन्हें आधिकारिक पाया जाता है तो इन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तत्पश्चात सरकार द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता और इसे बोला जाता है न्यायिक समीक्षा। ठीक है। नंबर 5 पे आता है सुप्रीम कोर्ट अपने आप में क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का काम करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भूमिका निभाता है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि इसके द्वारा दिए गए जो निर्णय है इनको रिकॉर्ड्स के रूप में संजो के रखा जाता है, ताकि भविष्य में इससे संबंधित कोई भी मामले हो तो ये निर्णय ऐसे कैसे स्थापित किए जा सकें। भारत में अभिलेख न्यायालय की भूमिका में 2 न्यायालय होते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। दोस्तों दोनों को ध्यान में रखिएगा। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की भूमिका निभाते हैं। न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियाँ लिखित होती हैं, जिन्हें भविष्य में पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई की अवमानना करने पर दंड का भी प्रावधान है। याद रखिएगा, सबसे पहले अवमानना के ऊपर 6 माह की कैद हो सकती है या 2000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। बात करूं मैं यहाँ पे न्यायिक समीक्षा के बारे में, तो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है इसका प्रादुर्भाव कहाँ पे हुआ है दोस्तों, अमेरिका में हुआ है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है और यह शक्ति संविधान का क्या है, मूलभूत ढांचा है। न्यायिक समीक्षा से हमारा तात्पर्य होता है विधायिका व कार्यपालिका द्वारा निर्मित अधिनियम व आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करना, जो केंद्र व राज्य सरकारों पर क्या होती है, लागू होती है। तो ये मूल रूप से हमारे सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, क्षेत्राधिकार हैं, जुरिडिक्शन की बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए थे दोस्तों, वो थे हीरालाल जे कानिया साहब। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम जो महिला न्यायाधीश रही थी, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी मीरा फातिमा बीबी साहब। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे तो मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, सिर्फ न्यायाधीश रही हैं और वो है मीरा फातिमा जी। जबकि उच्च न्यायालय में महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं जिनका नाम है लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश रही थी। जबकि प्रश्न आ जाए कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश, आज़ादी से पूर्व ये न्यायाधीश रह चुकी हैं जिनका नाम है अन्ना चांडी। ओके, तो अन्ना चांडी यहाँ पर रह चुकी हैं। बात करें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, तो दलित मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं KG बालकृष्णन साहब। जबकि एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे हैं और उनका नाम आता है RS पाठक। RS पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से टोटल अब तक 4 न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनमें सबसे पहले BN राव साहब रहे थे, देन डॉक्टर नागेंद्र सिंह, RS पाठक जी और वर्तमान में दलवीर भंडारी जी। तो टोटल 4 ऐसे न्यायाधीश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि राज्यपाल भी बने हैं और राज्यपाल रहने वाले हैं P सदाशिवम साहब, जो कि राज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश पूछे तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश रह चुके हैं YV चंद्रचूड़ जी, जबकि सबसे कम कार्यकाल वाले रह चुके हैं मिस्टर KN सिंह साहब। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश रहे हैं JS खेहर। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ साहब, जो कि क्रम से 50वें कौन से हैं
50वें न्यायाधीश हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि वाई.वी. चंद्रचूड़ के ही सुपुत्र हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो कि वर्तमान में भारत के क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। तो ये हमारा एक पार्ट था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जहाँ पे हमने जाना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और स्थापना हुई 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, इसके स्ट्रक्चर पे बात की, और स्ट्रक्चर था इसका शंक्वाकार आकृति में, पिरामिड नुमा आकृति के अंदर, जिसके श्रेष्ठ शिखर पे बैठा है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, कानूनों का रक्षक है, संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या का निर्धारण, सदस्य संख्या का निर्धारण संसद करती है, जहां प्रारंभ में एक मुख्य 7 अन्य, वहीं वर्तमान में एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नियुक्ति की बात करें तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हमने जाना कि नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति वरिष्ठता के आधार पर, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। त्यागपत्र जो होगा, त्यागपत्र किसको जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाता है। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ओके, शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को, अन्य को दिला देता है राष्ट्रपति की ओर से मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात की, योग्यताओं के बारे में जाना, साथ ही हमने इनके कार्यकाल पदावधि की बात की। 65 वर्ष की आयु तक ये पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन इससे पूर्व भी हटाने की प्रावधान किया गया है, और उसके लिए साबित कदाचार होना चाहिए। असमर्थता की स्थिति में महाभियोग द्वारा इनको समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ओके, साथ ही हमने इनके वेतन के बारे में जाना कि वेतन क्या है, गणपूर्ति के बारे में जाना, और साथ में हमने ज्यूरिडिक्शन की बात की है, क्षेत्राधिकारों के ऊपर हमने बात की, जिसमें 4 क्षेत्राधिकारों पर बात की हमने। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, और साथ में हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय है। ओके, कोर्ट ऑफ यहाँ पर रिकॉर्ड्स का भी काम करता है। इसके जो दिए गए जो निर्णय हैं भविष्य लक्ष्य होते हैं, समय के साथ में यहाँ पर इनमें क्या कहते हैं, समय के लिए इनको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। साथ ही हमने जाना कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, वहीं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ चुका है। फिर हम मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।